Student, welcome to my YouTube channel History with Ritika. Today we will cover up the first point of Unit 2, which is political developments in the Russian Empire, 1905 Revolution, February and October Revolutions of 1917. यूनिट को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिस तरह आप वीडियो को व्यू कर रहे हैं उसी तरह चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि उस मोटिवेशन से मैं अच्छे कंटेंट के साथ आपको आगे और वीडियोस प्रोवाइड कराऊँ. नाउ स्टार्ट द यूनिट. 1917 का रशियन रेवोल्यूशन 20th सेंचुरी का मोस्ट एक्सप्लोसिव पॉलिटिकल इवेंट्स में से एक था. ये वॉयलेंट रेवोल्यूशन रोमनव डायनेस्टी का एंड करता है और सदियों से चले आ रहे रशियन इंपीरियल रूल को हमेशा के लिए खत्म कर देता है और रशिया में रशियन सोवियत फेडरल सोशलिस्ट रिपब्लिक को स्टैब्लिश कर देता है. हम 1917 की रेवोल्यूशन की बात करें तो इसे हम रशिया में दो फेज में देखते हैं. पहला फेज रहता है फरवरी या मार्च रेवोल्यूशन एंड सेकंड फेज रहता है अक्टूबर रेवोल्यूशन. फर्स्ट फेज का रिजल्ट ये रहता है कि एम्परर रिजाइन कर जाता है और प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है रशिया में. सेकंड फेज यानी कि अक्टूबर रेवोल्यूशन का रिजल्ट ये रहता है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को रिप्लेस कर देती है बोल्शेविक गवर्नमेंट, जिसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट भी कहा जाता है. रशिया में रेवोल्यूशन को स्पार्क 1917 में मिला, लेकिन इसके लिए बैकग्राउंड पहले से ही फॉर्म होना स्टार्ट हो गया था. तो इस रेवोल्यूशन को समझने के लिए अब हम रशियन रेवोल्यूशन के बैकग्राउंड को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम रशिया की पॉलिटिकल कंडीशंस को एनालाइज करेंगे. तो हम देखते हैं कि रशिया में ऑटोक्रेटिक रोमनव डायनेस्टी का रूल था और एब्सोल्यूट पावर जार निकोलस II के हाथों में थी, जिसकी वजह से रशिया में लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज देखी गई, सेंसरशिप, सर्विलेंसेस और इसी के साथ ऑपोजिशन ग्रुप्स को रिप्रेशंस कर दिया जाता था. यही रीजन रहा कि रशिया में करप्शन और इनएफिशिएंसी पीक पर थी. और इन सभी से हम कह सकते हैं कि रशिया एक ऐसी मेजर यूरोपियन पावर थी जो अभी भी एब्सोल्यूट मोनार्की को फॉलो कर रही थी. क्योंकि हम अदर साइड देखें तो मैनी यूरोपियन कंट्रीज फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस होकर मोनार्की के अगेंस्ट रिवोल्यूशन करना स्टार्ट कर देती हैं और फ्रेंच रिपब्लिक और ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को फॉलो करना स्टार्ट कर देती है. लेकिन रशिया अभी भी अपने जार्स के अंडर रूल कर रहा था. जार जो कि रशियन एम्परर को बोला जाता था, ये जार अभी भी रशिया को ओल्ड वर्ल्ड में ही लेकर जी रहे थे. अब हम रशिया में सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस को फिगर आउट करें तो हम सबसे पहले देखते हैं पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. तो हम देखते हैं कि रशिया एक पुअरेस्ट कंट्री था यूरोप की, जहां पर नोबिलिटी और वर्किंग क्लास में एक वास्ट वेल्दी गैप था और वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज रशिया को एक अनडेवलप्ड और बैकवर्ड सोसाइटी मानते थे. वहीं हम देखते हैं कि रशिया में सर्फडम था. सर्फडम एक तरह से फ्यूडल सिस्टम की तरह था जहां पीजेंट्स को लैंडलॉर्ड्स के गुलाम की तरह काम करना पड़ता था. इन्हें सर्फ्स बोला जाता था और इनका लिवलीहुड लॉर्ड के थ्रू दिए गए एक छोटे से प्लॉट की कल्टीवेशन पर डिपेंड करता था. हालांकि 1861 में इस सर्फडम के सिस्टम को एबोलिश कर दिया गया था, जिससे पीजेंट्स के ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी फ्रीडम मिल रही थी, लेकिन फिर भी पीजेंट्स की कंडीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया था क्योंकि अभी भी इनके पास जो लैंड्स थी वो काफ़ी कम थी और इन्हें डेवलप करने के लिए इनके पास मनी भी नहीं थी. अब हम रशिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि रशिया में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है. ये 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ से स्टार्ट होता है और काफ़ी फास्टली डेवलप होने लगता है. लेकिन इसमें भी एक वीक पॉइंट ये देखने को मिला हमें कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए जितनी भी कैपिटल आती थी वो फॉरेन कंट्री से आती थी और फॉरेन इन्वेस्टर्स सिर्फ अपने प्रॉफिट में इंटरेस्ट रखते थे, उन्हें वर्कर की कंडीशन से कोई लेना देना नहीं था. वहीं हम रशियन कैपिटलिस्ट की बात करें तो रशियन कैपिटलिस्ट भी अपनी इनसफिशिएंट कैपिटल के साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ compete कर रहे थे और इसलिए वो भी अपने वर्कर्स की वेजेस को बहुत कम रखते थे. ओवरऑल देखा जाए तो चाहे फॉरेन इंडस्ट्री हो या रशियन कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री हो, दोनों ही जगह वर्कर कंडीशन काफ़ी हॉरेबल थी. वर्कर्स के पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे और इन्हें किसी भी तरह के रिफॉर्म्स लाने तक की भी कोई तरीका नहीं था. एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जार्स के अंडर रशियन स्टेट्स मॉडर्न टाइम की जरूरत के हिसाब से अभी तक नहीं था. जार निकोलस II अभी भी किंग्स के डिवाइन राइट्स में बिलीव करता था. जार के अकॉर्डिंग एब्सोल्यूटिज्म को बचाना एक सीक्रेट ड्यूटी था
और जार को सिर्फ नोबल्स और क्लर्जी के अपर लेयर्स के लोग ही सपोर्ट कर रहे थे। रशियन एम्पायर की आम जनता जार को पसंद नहीं करती थी। इसके पीछे का रीजन ये था कि जो जार के द्वारा ब्यूरोक्रेसी बनाई गई थी वो टॉप हैवी थी, इनफ्लेक्सिबल थी और इनसफिशिएंट थी। और इसी के साथ इसके जो मेंबर्स थे वो भी प्रिविलेज क्लास से चूज किए गए थे, एबिलिटी के बेसिस पर चूज नहीं किए गए थे। क्योंकि रशियन जार्स ने यूरोप और एशिया की डाइवर्स नेशनलिटी को जीत कर एक बिग एम्पायर खड़ा किया था और इन जीते हुए एरियाज में रशियन लैंग्वेज को इम्पोज किया जाता था और यहाँ के लोगों के कल्चर को नीचा दिखाया जाता था। और गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज को भी प्रोहाइबिटेड कर दिया जाता था और डिसेंट्स को चेक करने के लिए कड़ी सेंसरशिप के साथ सीक्रेट पुलिस को भी रखा गया था। तो हम देखते हैं पॉलिटिकली वे से देखें हम तो 1900 तक रशिया काफी कुछ 1819 के फ्रांस के जैसा था। फ्रांस की ही तरह यहाँ के कुछ थिंकर्स और इंटेलेक्चुअल्स रिवोल्यूशनरी आइडियाज को स्प्रेड करना स्टार्ट करते हैं और इसी के साथ रशिया कल्चरल रेनेसांस को भी एक्सपीरियंस करने लगता है, जिसमें लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक और थिएटर्स एक नोटेबल कंट्रीब्यूशन करते हैं। वही हम देखते हैं कि लेट 19th सेंचुरी में रशिया में गोइंग टू द पीपल एक मूवमेंट स्टार्ट होता है। इस मूवमेंट के जरिए इंटेलेक्चुअल्स अपने आइडियाज पीजेंट्स को प्रीच करना स्टार्ट कर देते हैं। इन सब रीजन से रशिया में रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स और आइडियाज ग्रो करने लगते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने के बाद वर्कर ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म होनी स्टार्ट होने लगती है और ये सोशलिज्म के आइडियाज से इफेक्टेड रहते हैं। 1883 में जॉर्ज प्लेखनोव के नेतृत्व में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का फॉर्मेशन होता है और आगे जाके 1898 में ये पार्टी बाकी सोशलिस्ट ग्रुप के साथ मिलकर रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी बन जाती है। लेकिन जल्द ही ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसी के सवाल पर यह पार्टी स्प्लिट कर जाती है और अब हमें रशिया में रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बोल्शेविक की बात करें तो एक मेजॉरिटी ग्रुप था जिन्हें बोल्शेविक के नाम से जाना जाता था। इनके अकॉर्डिंग ऐसे देश में जहां कोई डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है और कोई पार्लियामेंट भी एग्जिस्ट नहीं करती है, वहां पार्लियामेंट्री लाइंस पर पार्टी को ऑर्गेनाइज करना इफेक्टिव नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हम मेंशेविक्स की बात करें तो ये एक माइनॉरिटी ग्रुप था जो फ्रांस और जर्मनी जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्टिव्स में पार्टिसिपेट करने वाली पार्टी को सपोर्ट करता है। बोल्शेविक के लीडर व्लादिमीर लेनिन थे। ये बोल्शेविक पार्टी को रिवॉल्यूशन लाने के रिवॉल्यूशनल इंस्ट्रूमेंट की तरह तैयार कर रहे थे। 1917 के रशियन रेवोल्यूशन और लेनिन का नाम इनसेपरेबल है। इसी के साथ हम देखते हैं कि मेंशेविक और बोल्शेविक पार्टी के अलावा सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी भी थी जो कि पीजेंट्स की डिमांड्स को रेज करती थी। रशिया में सोशलिस्ट लाइन पर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ग्रो ही कर रहा था कि 1905 का रिवोल्यूशन शुरू हो जाता है। सो अब हम कुछ ऐसे की इवेंट्स को डिस्कस करते हैं जो कि रशिया को रेवोल्यूशन की तरफ ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूसो जापानीज वॉर जो कि 1904 और 1905 के बीच में देखी गई। इस वॉर में रशिया जापान से हार जाती है और ये इंसिडेंट मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बार कोई यूरोपियन पावर एशियन पावर से हारती है। इसी वॉर के बीच रशिया में ऑटोक्रेसी के अगेंस्ट एक रिवोल्यूशन एमर्ज होता है और इसकी स्टार्टिंग 19 जनवरी 1905 में एक बड़े लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ होती है जिसे फादर गैपोन नाम के ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट लीड कर रहे थे। इसमें वर्कर्स की वाइफ्स और बच्चे भी इन्वॉल्व थे। ये लोग जार को पिटीशन देने के लिए सेंट पीटरबर्ग में लोकेटेड विंटर पैलेस की तरफ जा रहे थे, लेकिन इन रिवोल्यूशनरीज पर गार्ड्स फायर कर देते हैं जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं और हजारों लोग घायल हो जाते हैं। इसी रीजन से इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे या खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इस मैसेकेयर की खबर के बाद पूरे रशिया में स्ट्राइक्स या प्रदर्शन स्टार्ट हो जाते हैं और ये सभी रशिया को पैरालाइज कर देते हैं। यहाँ तक कि आर्मी और नेवी के भी कुछ सेक्शन विद्रोह करने लगते हैं। हम देखते हैं कि इन रेवोल्यूशन के दौरान एक नई तरह की ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है जो सोवियत नाम से जानी जाती है। ये वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव की काउंसिल थी।
इनकी स्टार्टिंग स्ट्राइक्स कंडक्ट करने के लिए कमिटीज के जैसी थी, लेकिन आगे जाके जल्द ही एक पॉलिटिकल पावर का इंस्ट्रूमेंट बन जाती है। इसी तरह पीजेंट्स की भी एक सोवियत फॉर्म होती है। यही सोवियत आगे चलकर 1917 में रेवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। रेवोल्यूशन के चलते जार निकोलस सेकंड विद्रोह को शांत करने के लिए एक मैनिफेस्टो इशू करते हैं, जो कि अक्टूबर मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है, जो स्पीच, प्रेस, एसोसिएशन की फ्रीडम देता है। लॉ बनाने के लिए एक इलेक्ट्रिक लेजिस्लेचर, जो कि ड्यूमा के नाम से जाना जाता है, को फॉर्म की जाने की बात कही जाती है। जार्स के मैनिफेस्टो में जो प्रिंसिपल्स थे, उनके अकॉर्डिंग रशिया इंग्लैंड की तरह एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ये मैनिफेस्टो कुछ टाइम तक ही इफेक्टिव रहा और जार जल्द ही अपने पुराने तरीकों पर वापस लौट जाता है। अब रशिया में कोई भी ग्रेजुअल रिफॉर्म की आशा नहीं कर सकता था। यहाँ हम थोड़ा सा ड्यूमा को समझने की कोशिश करें तो रशिया की हिस्ट्री में फर्स्ट नेशनल रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन थी ड्यूमा। इसके पास बहुत ज्यादा पावर तो नहीं थी, लेकिन इसकी वजह से रशिया में लीगल पॉलिटिकल रूल्स और पार्टीज का इमर्जेंस तो जरूर होता है, जिसमें लिबरल्स और सोशलिस्ट दोनों ही शामिल थे। तो अब हम कह सकते हैं कि 1905 का ये रिवोल्यूशन 1917 के रिवोल्यूशन के लिए एक ड्रेस रिहर्सल प्रूफ होता है, क्योंकि इससे पीपल्स को एरोज करता है और उन्हें रिवोल्यूशन के लिए प्रिपेयर करता है। 1917 के रिवोल्यूशन के लिए लास्ट स्पार्क जो साबित हुआ वो रहा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अगस्त 1914 में सर्ब्स और फ्रेंच और ब्रिटिश अलायंस के सपोर्ट में रशिया वर्ल्ड वॉर 1 में एंटर करता है। जार इस वॉर के थ्रू अपने इंपीरियलिस्ट एम्बिशंस को पूरा करना चाहता था। वो कॉन्स्टेंटिनोपल और स्टेट्स ऑफ डार्डोनेल्स को एनेक्स करने का सपना देख रहा था, लेकिन वॉर में उनका ये इन्वॉल्वमेंट जल्द ही रशियन एम्पायर के लिए डिजास्टर प्रूफ होने वाला था। ज़ारिस स्टेट्स मॉडर्न फाइट करने में इनकैपेबल थे और सैन्य दृष्टि से देखा जाए तो सैन्य दृष्टि इंपीरियल रशियन इंडस्ट्रियलाइज्ड जर्मनी के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। इससे पहले किसी भी वॉर में किसी भी देश को इतनी कैजुअलिटी फेस नहीं करनी पड़ी जितनी रशियन एम्पायर को वर्ल्ड वॉर 1 के समय देखने को मिली। फरवरी 1917 तक 6 लाख रशियन सोल्जर्स वॉर में शहीद हो चुके होते हैं और इसी के साथ रॉयल फैमिलीज के गिरते हुए स्तर ने मैटर को और खराब करना स्टार्ट कर दिया। वहीं हम थोड़ा सा निकोलस सेकंड की लाइफ की बात करें तो निकोलस सेकंड पूरी तरह से अपने वाइफ के डोमिनेंस में था और उनकी वाइफ अलेक्जेंड्रा रास्पुटिन के वश में थी। एक तरह से रास्पुटिन ही गवर्नमेंट को चला रहे थे और 1915 में जार निकोलस सेकंड अपने पैलेस से बाहर निकलकर वेस्ट फ्रंट पर पहुंच जाते हैं और रशियन आर्मी को खुद कमांड करने लगते हैं वॉर में। वहीं जार की एब्सेंस में उनकी वाइफ अलेक्जेंड्रा एडमिनिस्ट्रेशन संभालने लगती है। अलेक्जेंड्रा लोगों के बीच में अनपॉपुलर रानी थी। यह इलेक्टेड ऑफिसर्स को फायर करना स्टार्ट कर देती है अलेक्जेंड्रा, और इस समय अलेक्जेंड्रा का कंट्रोवर्शियल एडवाइजर ग्रिगोरी रास्पुटिन पॉलिटिकल रॉयल रोमानोव फैमिली पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगता है। रास्पुटिन और क्वीन अलेक्जेंड्रा के चर्चे पब्लिक में आम होने लगते हैं। रशियन नोबल्स रास्पुटिन के इन्फ्लुएंस से परेशान होकर 30 दिसंबर 1916 को उनका मर्डर कर देते हैं। लेकिन जब तक ज्यादातर रशियन जार्स की लीडरशिप में विश्वास खो चुके थे, इसके ऊपर से करप्शन ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया था। युद्ध में इन्वॉल्वमेंट की वजह से रशिया में ब्रेड की कमी होने लगी। रशियन आर्मी को वॉर में हैवी रिवर्स फेस करने पड़ रहे थे। फ्रंट पर सोल्जर्स की परेशानी को लेकर गवर्नमेंट कोई भी कदम नहीं उठा रही थी। पूरे एम्पायर और आर्मी में असंतोष बढ़ने लगा। हालात पूरी तरह से रिवॉल्यूशन की तरफ इशारा कर रहे थे। 1917 में रशिया में अब वो समय आ चुका था जब हमें फरवरी और अक्टूबर रेवोल्यूशन देखने को मिलेंगी। द फरवरी रेवोल्यूशन, फरवरी क्रांति,
ये February 23 से स्टार्ट होती है और न्यू स्टाइल के अकॉर्डिंग डेट मानी जाए तो March 8 से स्टार्ट होती है। अब आप देखेंगे कि दो डेट्स को क्यों यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि रशिया 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर को फॉलो करती है, लेकिन बाद में वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। और इसमें डिफरेंस ये रहता है कि ग्रेगोरियन डेट्स जूलियन डेट्स से 13 डेज आगे तक की रहती है। इसलिए हमें इस रेवोल्यूशन के लिए 2 डेट्स के सेट्स देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? सो अब हम फेब्रुअरी रेवोल्यूशन को डिस्कस करें तो अक्सर माइनर इंसिडेंट्स ही रेवोल्यूशन को ट्रिगर करते हैं। रशियन रेवोल्यूशन के केस में यह इंसिडेंट वर्किंग क्लास की वुमेन्स के थ्रू ब्रेड के लिए प्रदर्शन करना स्टार्ट होता है, जिसके बाद वर्कर्स की स्ट्राइक स्टार्ट हो जाती है। फिर बाद में सोल्जर्स और बाकी के लोग भी इसमें जुड़ जाते हैं और इस तरह फेब्रुअरी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। 12 मार्च 1917 कैपिटल सिटी सेंट पीटर्सबर्ग रेवोल्यूशनरी के कब्जे में आ जाता है और जल्द ही रेवोल्यूशन मॉस्को तक चली जाती है। 12 मार्च को ड्यूमा द्वारा प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है और कुछ दिन बाद ही जार निकोलस रिजाइन कर देते हैं। इस तरह रशिया में लॉन्ग टर्म से चले आ रहे रोमनोव डायनेस्टिक रूल का एंड होता है और प्रोविजनल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया जाता है। और प्रोविजनल गवर्नमेंट, जिसे अलेक्जेंडर केरेंस्की लीड कर रहे थे, लिबरल प्रोग्राम और राइट्स को एस्टैब्लिश करते हैं, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट्स ऑफ यूनियन टू ऑर्गेनाइज एंड स्ट्राइक। ये वॉयलेंट रिवोल्यूशन का विद्रोह करते हैं केरेंस्की। इसके साथ ही केरेंस्की मिनिस्टर ऑफ वॉर बनकर रशिया के वॉर एफर्ट्स को कंटिन्यू रखते थे, जबकि वॉर में रशिया की इन्वॉल्वमेंट लोगों के बीच काफी अनपॉपुलर थी। इसने रशिया की फूड सप्लाई की प्रॉब्लम और खराब होने लगती है और अनरेस्ट बढ़ता जाता है। पीजेंट्स फार्म्स को लूटना स्टार्ट कर देते हैं और सिटीज में फूड राइट शुरू हो जाता है। प्रोविजनल गवर्नमेंट की अनपॉपुलैरिटी के रीजन से रशिया में जल्द ही एक और रेवोल्यूशन देखने को मिलता है, जो कि कहलाता है अक्टूबर या बोल्शेविक रेवोल्यूशन। बोल्शेविक रेवोल्यूशन की अगर हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन में लोगों की मेनली 4 डिमांड्स थी: पीस, लैंड टू द टिलर, इंडस्ट्रियल कंट्रोल वर्कर्स के हाथ में आए और इक्वल स्टेटस नॉन रशियन नेशनलिटी के लिए। लेकिन अलेक्जेंडर केरेंस्की की लीडरशिप वाली प्रोविजनल गवर्नमेंट इनमें से कोई भी डिमांड एक्सेप्ट नहीं करती और लोगों का सपोर्ट खो देती है। वहीं लेनिन, जो फरवरी रेवोल्यूशन के समय एग्जाइल में थे, अप्रैल में रशिया वापस आ जाते हैं। उनकी लीडरशिप में बोल्शेविक पार्टी वॉर खत्म करने और लैंड को पीजेंट्स को ट्रांसफर करने की क्लियर पॉलिसी सामने रखती है और ये स्लोगन देती है, ऑल पावर टू द सोवियट्स। नॉन रशियन नेशनलिटी के सवाल पर उस टाइम पर सिर्फ बोल्शेविक के पास ही क्लियर पॉलिसी थी। लेनिन रशियन एम्पायर को प्रिजन ऑफ नेशन कहकर डिस्ट्रॉय करते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि यहाँ कोई भी जेन्युइन डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती जब तक सभी नॉन रशियन पीपल को बराबर के राइट्स नहीं मिल जाते। वो सभी के लिए सेल्फ डिटर्मिनेशन के राइट्स की बात करते हैं, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो बुर्जुआ कैपिटलिस्ट क्लास की ग्रुप ऑफ लीडर्स ने असेंबल की थी। लेनिन सोवियत गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहते थे, जो कि सोल्जर्स, पीजेंट्स, वर्कर्स की काउंसिल के थ्रू रूल की जाएगी। यही रीजन रहा कि केरेंस्की की गवर्नमेंट की अनपॉपुलैरिटी के कारण 17 नवंबर 1917 को उसका कोलैप्स हो जाता है। बोल्शेविक्स गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर कब्जा कर लेते हैं और उसी दिन सोवियत की ऑल रशियन कांग्रेस की मीटिंग होती है और यह फुल पॉलिटिकल पावर एज्यूम कर लेते हैं और एक नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके हेड लेनिन बनते हैं। कहा जाता है कि अक्टूबर रेवोल्यूशन पूरी तरह से पीसफुल रहा और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 लोग मारे गए। हालांकि इसमें रशियन सिविल वॉर की बात करें तो कहा जाता है वॉर के तुरंत बाद ही रशिया में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ज़ार्स के आर्मी के ऑफिसर सोवियत स्टेट के अगेंस्ट आर्म्ड रेबेलियन ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉरेन पावर जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रूप भी इनका साथ देते हैं।
सिविल वॉर 1920 तक चलता रहता है, जिसमें जार्स के सपोर्टर्स व्हाइट आर्मी कहलाते हैं और सोवियत ट्रूप्स को रेड आर्मी के नाम से डिनोट किया जाता है। फाइनली सोवियत स्टेट की रेड आर्मी इसमें जीत जाती है। नाउ वी डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। तो हम देखते हैं कि ऑटोक्रेटिक जारिज्म का एंड होता है। लेनिन की लीडरशिप के अंडर में सोशलिस्ट एंड क्लासलेस स्टेट्स फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। रशिया वर्ल्ड वॉर 1 से विड्रॉ कर जाता है। कैपिटलिस्ट के कंसेप्ट्स एंड कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट में सोशलिज्म स्टार्ट होने लगता है। फाइनेंशियल रिजल्ट देखें तो हम देखते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी देखी जाती है, जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे स्टेट का कंट्रोल आ जाता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे कंसेप्ट्स का एंड हो जाता है और इसी के साथ साइंटिफिक एनर्जी डेवलपमेंट होने लगती है और प्लांट इकोनॉमी भी स्टार्ट होने लगती है। अब रशिया कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, अदर कंट्रीज पर डिपेंड नहीं रहता और ग्लोबल इकोनॉमिक डिप्रेशन जो कि 1921 में हुआ था उससे भी खुद को बचा पाने में कैपेबल होता है। और इसी के साथ होल वर्ल्ड की अटेंशन को सोशलिस्ट सिस्टम की तरफ ले आता है। वहीं हम सोशल कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो हम देखते हैं कि फ्यूडल, एरिस्टोक्रेटिक, क्लास एंड चर्च प्रिविलेजेस को एबोलिश कर दिया जाता है और क्लासलेस सोसाइटीज को स्टैब्लिश किया जाता है। इसी के साथ एजुकेशन को स्प्रेड किया जाता है। 16 इयर्स तक के सभी लोगों के लिए एजुकेशन को कंपलसरी और फ्री कर दिया जाता है और स्टेट की ड्यूटी हो जाती है कि स्टेट के एवरी पर्सन को वर्क अलॉट किया जाए। और इसी के साथ सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर इक्वालिटी भी रिड्यूस होने लगती है लिटरेसी बढ़ने की वजह से और वुमेन का भी एम्पावरमेंट होने लगता है। ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें, वर्ल्ड में मैनी कंट्रीज में कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टीज फॉर्म होने लगी, जिसे रशिया ने हेल्प किया। वर्कर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ी, लेबर रिफॉर्म्स आने लगे, लेबर पार्टीज एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बननी स्टार्ट हो गई। प्लान्ड इकोनॉमी वर्ल्ड में पॉपुलर होने लगी और बाद में मिक्स इकोनॉमी डेवलप होने लगी। सो इसी के साथ हमारा यूनिट 2 का फर्स्ट सब पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 के सेकंड सब पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सो जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स के थ्रू अपने पॉइंट्स आप रख सकते हैं। थैंक यू।